जो लेसन आज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं उसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोला जाता है अर्धचालक। अर्धचालक नाम से ही थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि इसमें चालक के साथ में अर्ध शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत चालक की होंगी आधी, और आधी प्रॉपर्टीज़ इसमें हो सकता है कुछ चालक की भी रहेंगी। फिलहाल तो जब हम स्टडी करेंगे उसके बारे में तो ही हमको कुछ पता चल पाएगा। ये जो लेसन है सेमीकंडक्टर का, इसको हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं? सबसे पहले तो बात ये आती है कि सेमीकंडक्टर का लेसन आखिरकार हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि ये हमारा जो मॉडर्न टाइम चल रहा है आपका, इसमें हम सभी को कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, इनके साथ हमको वर्क करना पड़ता है। आपके देखिए सारे वर्क जो हैं वो सब डिजिटल हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उन सब के लिए हमको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल फ़ोन्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप, इन सब के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल यूज़ होता है वो है सेमीकंडक्टर आपका। तो ये जितने भी डिवाइसेस आप देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इन सब के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर ही यूज़ कर रहे हैं, हम लोग अर्धचालक ही यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है इस सेमीकंडक्टर को समझने की बहुत ज़रूरत है, और इसको पढ़ने के लिए इसीलिए ये लेसन आपके सिलेबस में रखा गया है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज़ आपको बता दूं। सेमीकंडक्टर इतना अच्छा मटेरियल होता है ना, आपने अभी तक देखा होगा, कोई भी कंडक्टर आप लेते हैं, कोई भी कंडक्टर आप लीजिए, जैसे कि कॉपर का वायर, आप वायरिंग के लिए कॉपर वायर यूज़ करते हैं, तो उस वायर में आपने क्या देखा होगा, एक चीज़ आपने देखी होगी कि अगर ये कॉपर का वायर है हमारे पास, हम अगर इसको सर्किट में चाहें तो अगर हम ऐसा लगा देंगे तो इसमें इधर से इधर करंट फ्लो हो जाएगी। अगर हम इसको पलट करके ऐसा लगा देंगे तो भी इसमें करंट फ्लो हो जाएगी एक साइड से दूसरी तरफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने किसी सर्किट में कॉपर के वायर को लगाया, ऐसे लगाया तो सर्किट में करंट इधर से इधर फ्लो हो रही राइट टू लेफ्ट, लेकिन अगर पलट के ऐसा लगा दिया है तो करंट फ्लो नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके जो कंडक्टर्स हैं इनमें करंट का फ्लो होगा ही, आप चाहे जैसा लगा दीजिए कंडक्टर। पर सेमीकंडक्टर में एक खास बात ये है सबसे बड़ी, कि सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से ही तो इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स इन विच वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं मतलब क्या कर सकते हैं? मतलब हम चाहेंगे अगर ऐसा लगाएंगे करंट फ्लो होगी, हम चाहेंगे तो लगाएंगे करंट फ्लो नहीं होगी, हम चाहेंगे तो होगा। कितना अजीब है ना, देखो ये एक मटेरियल है और इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये कॉपर वायर जैसा नहीं है कि कॉपर वायर में होता है आप ऐसा लगाओ करंट फ्लो होगी, आप ऐसा लगाओगे तो भी करंट फ्लो होगी। सर्किट में अगर ऐसा लगा दिया है, आपने कनेक्शन उसको दे दी है, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, आप स्विच ऑफ कर दोगे तो बात अलग है, करंट फ्लो नहीं होगी। अगर स्विच ऑन है तो इसमें करंट फ्लो होगी ही। पर सेमीकंडक्टर में हम चाहेंगे तो करंट फ्लो होगी और हम चाहेंगे तो करंट नहीं फ्लो होगी। हम चाहेंगे तो इधर से इधर करंट फ्लो होगी और हम चाहेंगे तो ऐसा लगा देंगे तो करंट फ्लो नहीं हो सकती। इतना अच्छा कंट्रोल हमारे हाथ में सेमीकंडक्टर्स को लेकर आ जाता है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली वर्क करते हैं, और इसीलिए वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनका कंट्रोल हमारे हाथ में है। देखिए अभी आप पिछले लेसन में पढ़ रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी के लेसन में, कि जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है
उसको हम अच्छे से यूज नहीं कर सकते। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, तो हम उसको एनर्जी निकलती है उससे, पर उस एनर्जी का हम यूज नहीं कर सकते अच्छे कामों में। बुरा काम कर सकते हैं, बम बना सकते हैं। लेकिन यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर में है, तो सेमीकंडक्टर्स में मैंने बताया आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आप कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आप बड़ी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, वो कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप चाहेंगे तो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होगी, आप चाहेंगे तो सेमीकंडक्टर में करंट नहीं फ्लो होगी। हम चाहेंगे तो एक डायरेक्शन पे करंट फ्लो होगी और हम चाहें तो दूसरी डायरेक्शन में लगा देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी। हम जैसा चाहेंगे उससे उसको ऑपरेट करने के लिए बना सकते हैं। ये इसकी एक बड़ी अच्छी चीज है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो खुद वो मटेरियल कंट्रोल नहीं करेगा, जो पदार्थ है वो नियंत्रित नहीं करेगा, बल्कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कैसे बहेगा, धीमा बहेगा, तेज बहेगा, या उसकी स्पीड और ज्यादा रखनी है, इधर से इधर बहेगा और इधर से इधर नहीं बहेगा, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मटेरियल सेमीकंडक्टर होता है। ये एक मैंने आपको बड़ा मोटा मोटा आइडिया दिया हुआ है कि आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये सारी चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। कितना अच्छा कंट्रोल हमारे हाथ में है, इतना अच्छा कंट्रोल हमारे हाथ में। हम चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसी मटेरियल में स्लो फ्लो होगा, हम चाहेंगे फास्ट भी फ्लो होगा, हम चाहेंगे और बहुत तेज से बहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन, हम चाहेंगे तो राइट से लेफ्ट फ्लो होगा और हम चाहेंगे तो लेफ्ट से राइट नहीं भी फ्लो हो सकता है। इतना अच्छा कंट्रोल हमारे हाथ में है। सो दीज मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और हमारा जो अगला ये जो लेसन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ही लेसन है। इसमें जितने भी डिवाइसेस हम पढ़ेंगे, दोज ऑल डिवाइसेस विल बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एक एक करके हम उनको स्टडी करते जाएंगे, लेकिन उनमें जो मटेरियल यूज होता है पहले उस मटेरियल का जिक्र करेंगे। जब मटेरियल को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तभी तो आप उसकी डिवाइस बना सकते हैं। तो पहले तो हम मटेरियल को स्टडी करेंगे और फिर इससे बनने वाली एक एक डिवाइस को हम स्टडी करते चले जाएंगे। जैसे एलईडी स्टडी करेंगे आप इसी में, सोलर सेल इसी से बनता है, हमारे जितने लैपटॉप्स कंप्यूटर वगैरह आते हैं सब के अंदर ये सब लगा रहता है। तो हम चाहते हैं वो हमारे हिसाब से कंट्रोल हो। लैपटॉप जब हम ऑपरेट करें तो उसको जैसा हम चाहें वैसा हम उसको यूज कर सकें, ये हम चाहते हैं। इसलिए ये लेसन हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं सेमीकंडक्टर का। हिंदी में इसको बोला जाता है अर्धचालक। अर्धचालक के नाम से आप समझ रहे होंगे कि इसमें आधी प्रॉपर्टीज चालक की होंगी और आधी प्रॉपर्टीज कुचालक की भी रहेंगी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना हमने ये जो अर्धचालक पदार्थ हैं, ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है ना, इनका कई तरह से क्लासिफिकेशन किया हुआ है, कई तरह से वर्गीकरण किया हुआ है इनको अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण हमने किया हुआ है, क्योंकि जैसा कि इनके नाम में आ रहा है अर्धचालक, ये आधे चालक के गुण इनमें पाए जाएंगे और आधे गुण इनमें, आधे मतलब कुछ गुण कंडक्टर्स के मिलेंगे आपको और कुछ गुण इंसुलेटर्स के आपको मिलेंगे, कुचालकों के मिलेंगे, अचालकों के मिलेंगे इसमें। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण हमने लिया, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हमने लिया है वो इसी बेसिस पर कि इनकी चालकता कितनी होगी, आखिरकार इनकी प्रतिरोधकता कितनी होगी। प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी और चालकता मतलब कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी आपको क्या बताता है कि ये मटेरियल जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो कितना रेसिस्ट करेगा, करंट को रोकेगा, कितना विरोध करेगा उसका। और कंडक्टिविटी क्या बताती है कि जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो कितनी तेजी से ये उसको कंडक्ट करने देगा, कितने अच्छे से अपने अंदर से उसको फ्लो होने देगा। तो हम उस बेसिस पर सबसे पहले वर्गीकरण करने चल रहे हैं, चालकता तथा प्रतिरोधकता के आधार पर अर्धचालकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। आप इसको देखोगे एक आइडिया आपको दिमाग में आएगा कि ये चालकों से मतलब चालक और अचालक के बीच की कड़ी होते हैं, ये आपको पता चलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी, आप याद करिए, आपने इसको रो से पढ़ा, रो से लिखा हुआ था। इसका फॉर्मूला भी आप बनाते थे, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, याद होगा सभी बच्चों को।
ये इसका फॉर्मूला बनाया था प्रतिरोधकता, इसी का नाम रखा था विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ये प्रतिरोधकता लिखी है और यहां पर प्रतिरोधकता का जस्ट ऑपोजिट, उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हमने लिखा है चालकता, जिसको अंग्रेजी में आप कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है, तो इसका मात्रक पर ओम पर मीटर होता है। सिग्मा का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, 1/ρ रहता है। और जैसे कि मैंने बताया कि रेसिस्टिविटी आपको क्या बताएगी, रेसिस्टिविटी बताया करेगी कि वो मटेरियल अपने से होकर जो करंट फ्लो होगी उसको कितना रेसिस्ट करेगा, कितना उसका अवरोध लगाएगा, कितना विरोध करेगा। और कंडक्टिविटी आपको बताएगी कि वो मटेरियल में जब करंट फ्लो होगी तो अपने अंदर से करंट को फ्लो होना कितना ज्यादा अलाउ करेगा और कितना कम अलाउ करेगा, ये आपको बताएगा। सबसे पहले हमने लिया सुचालक पदार्थ। सुचालक वैसे कंडक्टर्स होते हैं, पर कंडक्टर्स बेसिकली कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, धातुएं ही तो चालक होती हैं। तो सबसे पहले हम जो मटेरियल ले रहे हैं वो हमने लिया सुचालक, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स। लेकिन क्योंकि कंडक्टर्स बेसिकली होते कौन हैं, धातुएं होती हैं, इसलिए हमने मेटल्स लिख दिया है। पर आपको समझना है कि सुचालक, अर्धचालक और कुचालक यानी कि अचालक जिसे बोला जाता है, उन तीनों में हम आपको अलगाव दिखा रहे हैं, उनका डिफरेंस दिखा रहे हैं कि देखिए इनकी रेसिस्टिविटी और चालकता में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमने सुचालक पदार्थों को देखा, मेटल्स को देखा। तो मेटल्स की जो रेसिस्टिविटी होती है इट इज 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर। मतलब जो सुचालक होते हैं, जो धातुएं होती हैं, जब उनमें से करंट फ्लो की जाती है तो इतना रेसिस्ट करते हैं, वो इतना धारा के मार्ग में अवरोध लगाते हैं। और चालकता कितनी होती है, चालकता का रेंज उनकी 10⁻² से 10⁻8। ये बड़ा आसान है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है ना। तो जब आप रो का व्युत्क्रम कर दिया करोगे, जब आप प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कर दिया करेंगे तो आपको ये चालकता मिल जाया करेगी, समझ रहे हैं ना। तो रो, जैसे यहां रो की वैल्यू क्या है 10⁻², इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा 10⁻+2। और 10⁻8 अगर रो की वैल्यू है और इसको रेसिप्रोकल आप कर देंगे तो ये 10⁻+8 बन जाएगा। 1/10⁻8 करेंगे ना तो सॉल्व होकर 10⁻+8 नहीं आ जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान है, एक इसको याद करेंगे आप कॉलम, दूसरा कॉलम अपने आप बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो सुचालक यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10⁻2 से 10⁻8 तक, -8 -2 लगा हुआ है। इसका मतलब है इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 0 से भी कैसी होती है, मतलब 1 से भी छोटी होती है। ये 10⁻2 का मतलब है 0.01, 0 से तो छोटी नहीं है, 1 से छोटी और 0 से बड़ी, 1 और 0 के बीच में इतनी कम। और ये 10⁻8 है, देखो 10⁻8 का मतलब 0.000000 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतनी कम, 1 और 0 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुचालक पदार्थ होते हैं, जो कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं यानी कि जो मेटल्स होते हैं, वो जब उनमें से करंट को फ्लो करते हैं तो वो जो अवरोध लगाते हैं, वो जो रेसिस्ट करते हैं ना, वो बहुत कम करते हैं, अवरोध बहुत कम लगाते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट को क्या हो जाने देते हैं, चले जाने देते हैं, अपने अंदर से पास हो जाने देते हैं, वो विरोध बहुत कम करते हैं। और कंडक्टिविटी 10⁻² से 10⁻8, 10⁻² मीन्स 100 और 10⁻8 मीन्स 10 करोड़। तो इतना ज्यादा कंडक्टिविटी का रेंज उनकी होता है। अब इसको देखकर आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जो धातुएं होती हैं यानी कि जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, वो उनमें से जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो वो अवरोध लगाते हैं बहुत कम, लेकिन अपने अंदर से करंट को फ्लो करने में वो हेल्प करते हैं और ज्यादा से ज्यादा करंट को अपने अंदर से फ्लो होकर चले जाने देते हैं। सेमीकंडक्टर्स को देखिए, या इसके बाद पहले इंसुलेटर्स को देख लेते हैं। इंसुलेटर्स जिन्हें आप अचालक कहा जाता है और कुचालक भी आप कह सकते हैं, कुचालक, ठीक है।
अचालकों की देखिए रेसिस्टिविटी, देखिए रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 19। 10 टू द पावर 11 का मतलब समझ रहे हैं आप? 10 टू द पावर 11 का मतलब है एक के बाद 11 जीरो लगाने हैं आपको, समझ रहे हैं? इतनी हाई रेसिस्टिविटी होती है। और 10 टू द पावर 19 प्लस 19 है ना, तो बहुत ज्यादा रेसिस्ट करते हैं ये। अब कंडक्टिविटी कितनी होगी? 10 टू द पावर माइनस 11 से 10 टू द पावर माइनस 19। कंडक्टिविटी इनकी बहुत कम है, 10 की घात माइनस 11 से 10 की घात माइनस 19, इतनी कम है। मींस इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि अगर एक इंसुलेटर हम लेते हैं, एक इंसुलेटर अगर हम लेते हैं, अचालक कुचालक हम लेते हैं और उसमें से हम करंट को फ्लो करवाते हैं, तो ये धारा के मार्ग में अवरोध कितना लगाता है? इतना 10 टू द पावर 11 टू 10 टू द पावर 19, इतना हाई रेसिस्टिविटी इसकी है, इतना ज्यादा अवरोध लगाता है ये। और कंडक्ट कितना करता है? केवल 10 टू द पावर माइनस 11 आप समझ सकते हैं, ऐसा पॉइंट के बाद 10 जीरो रहेंगे, फिर 1 आएगा उसके बाद। इतना कम उसकी कंडक्टिविटी है, मतलब ना के बराबर। तो जब कुचालक लेते हैं, अचालक हम लेते हैं और उसमें करंट फ्लो करवाने की हम कोशिश करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि यहां से हम करंट दे रहे हैं पर इधर से करंट निकल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा वो प्रतिरोध कर लगाते हैं, इतना ज्यादा अवरोध लगाते हैं कि करंट इधर से इधर जा ही नहीं पाती है। ये इंसुलेटर है। आप सेमीकंडक्टर्स को देखिए, सेमी का मतलब ही होता है, जैसे सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, समझ रहे हैं? वैसे ही जैसे सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप, वैसे ही सेमीकंडक्टर्स का मतलब है अर्धचालक। वैसे इनका नाम ऊपर लिख दिया है मैंने हिंदी में। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता देखिए 10 टू द पावर माइनस 5 से 10 टू द पावर 6 तक, ये इनकी प्रतिरोधकता होती है। इतना जब हम इनमें करंट को फ्लो करते हैं तो इतना ये अवरोध लगाते हैं। और इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर माइनस 6। इसका मतलब है, अब आप तीनों को अगर एक साथ देखेंगे और आप इनकी कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी कंडक्टिविटी को देखो, चालकता की कितना अपने अंदर से जाने देते हैं, करंट को अलाउ करते हैं। तो आप देख रहे होंगे चालकों से तो इनकी कंडक्टिविटी कैसी है? कम है। देख रहे हैं आप कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनसे इनकी चालकता कम है, लेकिन कुचालकों की अपेक्षा इनकी चालकता ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया है और उस पर हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं, करंट को, तो ये अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है, पर जितना चालक पदार्थ अपने अंदर से करंट को जाने देता है ना, उतना नहीं जाने देता। और कुचालकों की तुलना में थोड़ा सा कम रेसिस्ट करता है। कुचालक बहुत ज्यादा अवरोध लगाता है पर उतना अवरोध ये नहीं लगाता। तो इस तरीके से हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ये प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण। इसको देखकर अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा क्या कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता, देखिए कैसे बता सकते हैं हम चाहें तो इसको शब्दों में भी बांध सकते हैं, शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप लिख लीजिएगा, ठीक है? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता की बात करो पहले, जिनकी चालकता सुचालकों की अपेक्षा कम होती है, लेकिन कुचालकों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। क्या? चालकता। बस हो गया। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता सुचालकों की तुलना में थोड़ी कम, परंतु अचालकों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। हो गया, हमको शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम प्रतिरोधकता से बात करेंगे कि प्रतिरोधकता में क्या बताइए, उसको लेकर के इसकी डेफिनेशन बनाई जाए, उसको लेकर के इसके बारे में बताया जाए, तो भी आप बता सकते हैं कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता सुचालकों की अपेक्षा थोड़ी अधिक, लेकिन कुचालकों की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। ये हम रेसिस्टिविटी को लेकर बता सकते हैं। आपको समझ आ गया? तो ये चीज तो हो गई कि एक प्रकार का ये वर्गीकरण हमने कर लिया और अर्धचालकों को हमने समझा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको नोट डाल दीजिए और लिख लीजिए। अर्धचालकों के बारे में लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं।
लिखे अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता मीन्स कंडक्टिविटी, जिनकी चालकता सुचालकों की तुलना में कम, जिनकी चालकता सुचालकों की तुलना में कम, जिनकी चालकता सुचालकों की तुलना में कम तथा अचालकों की तुलना में अधिक होती है, जिनकी चालकता सुचालकों की तुलना में कम तथा अचालकों की तुलना में अधिक होती है, जिनकी चालकता सुचालकों की तुलना में कम तथा अचालकों की तुलना में अधिक होती है, अचालकों की तुलना में अधिक होती है। समझ आ गया? अब ये प्रतिरोधकता का है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो ना लिखिएगा। मेन मकसद हमारा चालकता से होता है। करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो कंडक्टिविटी काम आएगी ना, कितना कंडक्ट करेगा वो। ठीक है, एक प्रकार का ये क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। अब हमने देखा कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये कौन से मटेरियल होते हैं। अर्धचालक जैसे हम जानते हैं कि अभी मैंने बोला कि जो सुचालक पदार्थ होते हैं मोस्टली मेटल्स ही होती हैं, उनमें सुचालक जो पदार्थ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर कौन आते हैं उसमें, धातुएं उसके अंतर्गत आती हैं। इंसुलेटर जो होते हैं अचालक, उनको भी हम पहचानते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक और शुद्ध जल जैसे है, और ऐसे ही कपड़ा और दफ्ती, ये जो गत्ता आता है, ये सब कैसे हैं अचालक, जिसे इनको हम पहचानते हैं। ऐसे ही हम सेमीकंडक्टर्स की एक पहचान अपने मन में बनाना चाहते हैं। जैसे कोई भी आपसे तुरंत पूछता है ना कि बताइए कंडक्टर, बताइए क्या होता है, सुचालक, तो आप तुरंत बता देते हो कि जितनी भी धातुएं हैं वो कैसे वर्क करती हैं, कैसा बिहेव करती हैं, एक सुचालक की भांति बिहेव करती हैं, और उनके दो चार के नाम भी आपसे पूछे जाए तो भी बता दोगे आप। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब में कंडक्टिविटी होती है करंट की। आपसे अचालक के बारे में पूछा जाएगा तो भी आप बता लोगे बड़ी आसानी से, और दो चार अचालक तो ऑन द स्पॉट आप बता ही दोगे। लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक, रबर, दो चार नाम तो आप तुरंत बता दोगे। लेकिन अब बात आती है अर्धचालक, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे सुचालक से हम लोग परिचित हैं अच्छे से, उसके बारे में भी हमको पता है, और उनके दो चार एग्जाम्पल तो हमेशा रटे रहते हैं, सबको बता ही सकते हैं आप। कुछ चालकों के बारे में आप परिचित हैं अच्छे से, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी, और उसके भी दो चार एग्जाम्पल आपको मालूम ही रहते हैं। ऐसे ही अब हम लोग ना, क्योंकि ये लेसन ही सेमीकंडक्टर का है, तो हम चाहते हैं कि हम इसी तरीके से अर्धचालक मटेरियल से भी फैमिलियर हो जाए, अर्धचालक पदार्थ से भी हम परिचित हो जाएं, कि कभी भी कोई पूछे तो हम उसके बारे में बताएं भी, और अगर मौका पड़ जाए तो दो चार एग्जाम्पल भी पेश कर दें उसके सामने। हम ये चाहते हैं। तो उसके लिए एक तरीके का और क्लासिफिकेशन हमने किया। हमने देखा कि हमारी जो ये हमारा यूनिवर्स है, इसमें सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, क्या वो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, या वो यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स भी हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ कंपाउंड्स भी हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। समझ रहे हैं? फिर से क्या बताया मैंने आपको कि हमने देखा, कोशिश किया कि हम अर्धचालक के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अगर कोई कभी भी पूछे तो डेफिनेशन और उसके साथ दो चार एग्जाम्पल तो हमारी टंग पे होना चाहिए। कोई पूछ लेता है तो बता नहीं पाएंगे अगर, तो ये तो अच्छा नहीं रहेगा। तो हमने उसके लिए सोचने की कोशिश की, और हमने देखा अपने चारों तरफ कि ये सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं। क्या ये सीधे सीधे एलिमेंट्स ही सेमीकंडक्टर होते हैं, तत्व जिनको बोलते हैं, या कुछ यौगिक ही होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं। तो हमने पाया कि कुछ तत्व भी हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर होते हैं। और हमारी मटेरियल्स की, जितना भी हमारा मटेरियल्स है इस यूनिवर्स में, उसमें कुछ कंपाउंड्स भी हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, यौगिक जिनको आप बोलते हैं। तो कौन से तत्व हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं, उनको लेकर के भी हमने एक क्लासिफिकेशन किया, एक वर्गीकरण किया, और वो वर्गीकरण यहां पर लिखा गया है।
तत्वों तथा यौगिकों के आधार पर अर्धचालकों का वर्गीकरण। कि सेमीकंडक्टर्स में एलिमेंट्स अगर आएंगे तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं जो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं, दिस वी वांट टू नो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हमने देखा केमिस्ट्री में आप बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो वो जो बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आप पढ़ते हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स और कुछ कंपाउंड्स मुझे मिले जो कि सेमीकंडक्टर थे। जैसे एलिमेंट्स में कौन कौन मिला आपको, तो आंसर है एलिमेंट्स में हमको मिले सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दो एलिमेंट मुझे ऐसे मिले जो सेमीकंडक्टर होते हैं, बस एलिमेंट में मुझे और कोई नहीं मिला। तो Si का मतलब क्या होगा भैया, सिलिकॉन, और Ge का मतलब क्या होगा, जर्मेनियम। ठीक है ना। तो हमने एलिमेंट्स में ढूंढने गए कि एलिमेंट्स में कौन कौन सेमीकंडक्टर के काम करेगा। तो एलिमेंट्स में इतने सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है अभी तक। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम उसके बारे में, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवरी कर चुके हैं अब तक हम लोग केमिस्ट्री में। और उसमें से केवल दो एलिमेंट हमको मिले जिन्हें आप तत्व कहते हैं। दो एलिमेंट्स हमको ऐसे मिले जो कि सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और वो एलिमेंट्स का नाम था सिलिकॉन और जर्मेनियम, एंड दीज आर देयर सिंबल्स। ये उनके प्रतीक हैं। Si स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन एंड Ge स्टैंड्स फॉर जर्मेनियम। ओके, ठीक है। अब दो तत्व मिले, बाकी एलिमेंट्स नहीं मिले। ढूंढा तो हमने बहुत, लेकिन बाकी एलिमेंट्स हमको सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं ऐसा नहीं मिला। कंपाउंड में ढूंढने गए कि कंपाउंड्स में कौन कौन से, कंपाउंड बहुत मिले हमको। फिर कंपाउंड्स में जैसे कि आप देखते हैं कंपाउंड भी कई तरीके का होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं ना आप। तो उसके बेसिस पर कंपाउंड्स में जब देखने गए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, अकार्बनिक यौगिकों में हमको कौन कौन से मिलते हैं, तो ये मिलता है CdS, कैडमियम सल्फाइड। आप चाहें तो इनके नाम लिखते जाइएगा, मैं बोलते चला जाऊंगा। जगह मेरे पास नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, हम बोल देंगे आपको। ठीक है, CdS मतलब कैडमियम सल्फाइड। एक ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि सेमीकंडक्टर का बिहेव करता था। सेमीकंडक्टर का बिहेवियर इसके पास होता है। कैडमियम सल्फाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। नोट करिए जल्दी से, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। CdSe, कैडमियम सेलेनियम, कैडमियम सेलेनियम, कैडमियम सेलेनियम। InP, इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड। लिख लीजिए नाम जल्दी से, इंडियम फॉस्फाइड। नोट हो गया। फिर से एक बार, तो कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में हमको और भी मिलते हैं, मैंने कुछ मेन लिख दिया यहां पर। कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम और इंडियम फॉस्फाइड। सो दीज आर सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच बिहेव्स लाइक अ सेमीकंडक्टर, जो कि अर्धचालक की भांति काम करते हैं। हम जब अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनानी होती है ना, उसमें जब सेमीकंडक्टर लगाना होता है तो हम कंपाउंड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं प्योर एलिमेंट्स, इनका तो यूज ही नहीं होता। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, हर एक चीज इनके बारे में हम आपको बताएंगे, फिर धीरे धीरे आइडिया मिलता जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आज जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं उतने से आप काम चलाइए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी ज्यादा गहराई पर हम इनमें चलेंगे। तो ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, अर्थात इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स की तुलना में कम है, लेकिन इंसुलेटर की तुलना में इनकी कंडक्टिविटी कैसी है, ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कुछ आते हैं, ये भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। हम लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड भी यूज किया जाता है, कैडमियम सल्फाइड भी यूज करते हैं, जो डिवाइसेस बनाते हैं हम लोग इसकी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है जैसे एक एंथ्रासीन आता है, इसका तो नाम लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंथ्रासीन एक आएगा, ये भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव है इसका। डोप्ड थैलोसाइनिन, ये इसका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डोप्ड का मतलब होता है अपमिश्रित, मतलब उसमें अशुद्धि मिली हुई,
आपने ये वर्ड सुना होगा, खिलाड़ी लोगों में ये वर्ड हमको सुनने को मिलता है स्पोर्ट्स के। अगर आपने कभी सुना हो कि क्रिकेटर लोग क्रिकेट खेला करते थे और वो डोपिंग करते थे, डोपिंग टेस्ट होता है, इसीलिए आप डोपिंग करते थे, मतलब वो लोग ऐसे मेटेरियल को इंजेक्ट कराते थे अपनी बॉडी पे, जिससे लगातार जितनी देर वो खेलते थे ना उतनी देर उनकी एनर्जी डबल ही रहती थी लगातार। मतलब आप हैं तो आप क्रिकेट खेलने जाओगे तो 1 घंटे 2 घंटे आप एक निश्चित एनर्जी से कुछ देर वर्क कर पाओगे, लेकिन वो लोग इंजेक्ट करवा के जाते थे तो उससे क्या होता था कि उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती थी और वो लगातार 2 घंटे खेल रहे, 3 घंटे खेल रहे, 5 घंटे खेल रहे, उनकी एनर्जी कमी नहीं हो रही, उनकी तुलना में बाकी प्लेयर ढेर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उसका तब से डोपिंग टेस्ट होने लगा। तो अब जो डोपिंग करके जाता है उसको मतलब नहीं उसको बाहर कर दिया जाता है फिलहाल। तो डोप का मतलब होता है जैसे ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कुछ मटेरियल है, अंदर मटेरियल से बना है हमारी बॉडी, अब उसमें हम कोई फॉरेन मटेरियल इंजेक्ट करवा लेते हैं। फॉरेन मटेरियल क्या होता है? हमारी बॉडी जिस चीजों से बनी है, जितनी चीजों से, उनके अलावा कोई भी दूसरी चीज हमारे यहां पर आएगी बॉडी पे, दैट मटेरियल विल बी नोन एज फॉरेन मटेरियल। नहीं समझ में आया? जैसे हमारे इंडिया में जितने लोग रहते हैं, हमारे भारत के जितने लोग हैं, जितने लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, अब बाहर से कोई भी आएगा जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है तो वो तो आदमी हमारे लिए फॉरेनर है ना, विदेशी है। ऐसे ही हमारी बॉडी जितने मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, उस मटेरियल के अलावा अगर कोई नेक्स्ट मटेरियल आता है हमारी बॉडी के अंदर, सो दैट मटेरियल विल बी नोन एज फॉरेन मटेरियल फॉर आवर बॉडी। समझ रहे हैं? तो ये होता है। तो डोप का मतलब होता है मिलावट, अपमिश्रण। इंजेक्शन लगता है तो मिलावट ही तो हो रही ब्लड में, बस फर्क इतना है कि वो मिलावट हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे दूध सही बना रहे, फटे नहीं, तो आप उसमें केमिकल मिला देते हैं, तो केमिकल खराब है लेकिन मिलावट करके दूध को अच्छा कर लेते हैं, हम फटने से बचा लेते हैं उसको। तो ये डोप्ड थैलोसाइनिन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। डोप्ड का मतलब अपमिश्रित, इसको अशुद्धि मिला के बनाया जाता है। पॉलीमर्स भी कुछ आते हैं, कुछ बहुलक इसको कहते हैं हिंदी में आप। कुछ पॉलीमर्स भी हैं जो कि सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। पॉलीपायरोल्स जैसे एक नाम का है पॉलीमर, वो भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। पॉलीएनिलीन ये भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और पॉलीथायोफीन ये भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ये जब आप देख रहे हो ना, आप सोचोगे ये सब क्यों बताया जा रहा है हमको। तो मैंने आपको बोला ना, अभी आपको बताया कि जैसे सुचालक के बारे में कोई भी व्यक्ति आपसे कभी भी पूछता है ना, आपको क्या है, इतने ज्यादा परिचित है सुचालक से ना, आप तुरंत उसकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं, आप तुरंत उसके 2-4 एग्जाम्पल भी उसके सामने रख देंगे। कुछ चालक के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसकी डेफिनेशन भी बता देंगे, इसके 2-4 एग्जाम्पल भी रख देंगे। लेकिन अगर हम अर्धचालक के बारे में पूछेंगे तो डेफिनेशन बताना और उसके साथ 2-4 एग्जाम्पल उसके किसी के सामने रखना, ये हमारे डिफिकल्ट था। इसलिए आपको बताएगी कि आपको दिमाग में एक आइडिया मिलेगा कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअली जो बुक में लिखे रहते हैं, एनसीईआरटी सिलेबस में जब से आया है तब से तो उन्होंने पूरे मटेरियल लिखे हैं, लेकिन पहले जो सिलेबस रहता था ना, उसमें केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही जिक्र करते थे वो लोग, जो राइटर लोग थे। तो वो कुछ राइटर्स लोग केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही जिक्र करते हैं बुक्स में भी। तो एक्चुअली बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में एक छाप बन जाती है कि इस दुनिया में 2 ही मटेरियल हैं जो सेमीकंडक्टर है, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। पर ये दूर करने के लिए ही मैंने ये सब लिखा आपके सामने कि ऐसा मत सोचिए कि इस दुनिया में केवल 2 ही सेमीकंडक्टर हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। उनके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। इसलिए इसके बारे में जानकारी लेना भी बेहद जरूरी रहता है हमारे लिए। तो ये हमने आपको बता दिया। हम किसको पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा लेसन ही सेमीकंडक्टर का है, तो क्या हमको ये सब पढ़ने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। हमने जो अपनी स्टडी की है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, वो पूरी की पूरी हमारी पढ़ाई है, पूरी की पूरी हमारी जो अध्ययन रहेगा, पूरी की पूरी हमारी जो स्टडी रहेगी, वो हमारी स्टडी सबसे सिंपल सेमीकंडक्टर्स को लेकर हम करेंगे। सबसे सिंपल सेमीकंडक्टर कौन से हैं? तो आंसर है कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ये। हम अपनी स्टडी एलिमेंट्स को लेकर करना चाहते हैं। तो
तो जितनी भी स्टडी की गई सेमीकंडक्टर की, उन सब के लिए हमने जो मटेरियल्स यूज किए, उनको समझने के लिए, उनको पढ़ाई करने के लिए, उनके बारे में नॉलेज लेने के लिए, उन सब में हमने केवल और केवल किसको इस्तेमाल किया? एलिमेंट्स को। बाकी डिवाइस जब बनाएंगे तो हम इनको यूज करेंगे, पर हमारी जो स्टडी रहेगी, हमारा जो नॉलेज लेने का तरीका रहेगा, वो तरीके में हम जो सेमीकंडक्टर को बार बार लेकर स्टडी करेंगे, दैट विल बी ओनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो हम एलिमेंट को लेकर स्टडी करेंगे, कंपाउंड को लेकर स्टडी नहीं करेंगे। कंपाउंड को लेकर डिवाइस बनाएंगे, फिर हम जो भी मुझे बनाना होगा उसमें उस लेवल का, उस तरह का कंपाउंड जो सुइटेबल होगा उसको हम यूज करेंगे उस वक्त। तो हम पूरी की पूरी अपनी स्टडी सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेकर ही करने वाले हैं। ये आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, की सेमीकंडक्टर कंपाउंड भी होते हैं, इसके लिए आपको ये बताया गया है। ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेकर स्टडी करेंगे। सबसे पहले अब हम इसको पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले बात तो यही आती है, आखिरकार इनमें खास क्या है? व्हाट इज स्पेशल इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम? क्या ऐसी स्पेशल चीज है जो इतने सारे एलिमेंट हमें केमिस्ट्री में स्टडी करवाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, पर सिलिकॉन और जर्मेनियम ही सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर पाते हैं? एक तो ये हम चीज देखना चाहते हैं सबसे पहले, तो उसका मैं आपको करके दिखाता हूं। आप केमिस्ट्री में एक काम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना उसका। तो वो हम आपको करके दिखाते हैं और फिर दोनों का कंपेयर करेंगे कि उनमें क्या स्पेशल है। सिलिकॉन सबसे पहले ले लेते हैं। सिलिकॉन, ये देखिए सिलिकॉन मैंने ले लिया। आपको मालूम है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नहीं मालूम? 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। ठीक है, तो ये सिलिकॉन है, इसका एटॉमिक नंबर है 14 और 14 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 2, 8, 4। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इसका मतलब है इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, जो थर्ड ऑर्बिट रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। ये सिलिकॉन का है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 14। और अगर 14 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2, 8, 4। इसका जो फर्स्ट लेवल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली जर्मेनियम की अगर मैं बात करता हूं, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 32। 32 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करने जाएंगे तो इसका क्या बनेगा? 2, 8, 18, 18, 8, 26 और 2, 28, 4, 32। ठीक है, तो इसकी ये जर्मेनियम, इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। सेकंड में कितने होंगे? 8। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थर्ड में कितने आएंगे? वेरी गुड, 18 आएंगे। चलिए बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कहीं भी भर दो यार इसको, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो नेक्स्ट ऑर्बिट रहेगा 1, उसमें 4 रहेंगे, 2, 3, 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 32 का 2, 8, 18, 4। दोनों में आप तुलना करिए और दोनों में एक चीज पाएंगे
कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट सेल का मतलब बाहरी कक्षा जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और इसकी भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। ये दोनों में एक कॉमन हुए कि, और आप जानते हैं इस सेमीकंडक्टर्स में इसका जो एटॉमिक नंबर है 14 है, इसका एटॉमिक नंबर 32 है। तो इनमें 14 और 32 ये हमारे काम में नहीं आते। 14 है कि 32 है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हमारे काम में भी नहीं आते। हमारे काम में कौन आता है? तो आंसर है हमारे काम में वही आते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में हैं। तो इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। दिस इज कॉमन इन बोथ एलिमेंट्स। जर्मेनियम और सिलिकॉन में ये चीज कॉमन है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा लिखते हैं SPDF में अगर लिखते हैं तो आप इसका क्या लिखेंगे 3s2 3p2 क्या लिखेंगे? ऐसे तो लिखते हैं। देखिए बताते जाइए, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो भाई, मैं नहीं पढ़ता, मुझे तो बहुत दिन हो गया। इसका क्या होगा 1 2 3 4 4s2 4p2 ऐसे ही तो होगा ना। ओके, तो ये हमने केवल आउटर मोस्ट सेल का लिखा है क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में 14 और 32 ये हमारे काम के नहीं है। दीज आर यूजलेस फॉर अस। हमारे काम का केवल क्या है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे काम के हैं केवल, इसलिए हमने उन्हीं का केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में अगर आप देखेंगे बाकी तो सारे लेवल उसके कंप्लीटली फिल्ड हैं, केवल इसी में आप देखेंगे तो S में कितने होने चाहिए 2, तो S में 2 है, S लेवल तो पूरा भरा हुआ है। P में कितने हैं 2, P में रह कितने सकते हैं 6 रह सकते हैं, और इसमें है कितने 2। इसका मतलब है P वाले लेवल की 4 सीटें अभी भी क्या हैं खाली, 4 जगहें, सीट कह लो कुछ भी बोल लो, 4 जगहें उसकी अभी भी खाली हैं। ऐसे ही इसमें भी है। S तो लेवल पूरा का पूरा इसका कंप्लीटली फिल्ड है, पर P लेवल इसका जो है वो पूरी तरीके से भरा नहीं है, उसमें अभी भी 4 जगहें कैसी हैं खाली हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये मालूम है आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है अभी भी अगर 4 इलेक्ट्रॉन और हो तो वो भी क्या हो सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, इसमें रह सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों मटेरियल्स की आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 8, भरी कितनी है उनमें से 4 भरी हुई हैं, 4 अभी भी कैसी हैं खाली हैं। दोनों की बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना। तो टोटल एनर्जी लेवल्स कितने हैं, कितने होते हैं 8, समझ रहे हैं। और फील्ड कितने हैं उसमें से, भरे हुए कितने हैं, भरे हैं केवल 4। अभी भी वैकेंट कितने हैं, यानी कि अभी भी कितने खाली हैं 4 खाली हैं अभी भी। ये बात आपको समझ में आती है। और ये सिर्फ सिलिकॉन में ही नहीं है, ये जर्मेनियम में भी यही चीज है। तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना ये हमारे केवल काम में आएंगे। हम जब भी बना, अब आगे से जब भी हम इसको समझने के लिए फिगर बनाएंगे, ये हम इतना भारी भारी फिगर नहीं बनाया करेंगे। हम बस क्या बनाएंगे, हम जर्मेनियम लिख देंगे और ये बाहरी कक्षा केवल बनाएंगे, और इसमें केवल और केवल हम 4 इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाएंगे भाई आपको। बीच में 8 है 18 है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहरी कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है वही हमारे काम में आते हैं। इतनी बात सबको मालूम है, पता चल गई जो हमने लिखा। अभी क्या हमने लिखा आपके सामने बताइए, फिर से मुझे बताइए। दोनों में अलग अलग तो है नहीं, दोनों का सेम है तरीका आउटर मोस्ट सेल का। अब मुझे बताइए कि आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं 8, जिसमें से 2 सीट S लेवल की होती हैं
और 6 सीट किस लेवल की होती हैं? पी लेवल की। समझ आ रही है चीज? ओके। अब इनमें जो है, इनमें कितनी सीट भरी हुई हैं? 4 सीट भरी हैं। एस लेवल की कितनी सीट भरी है? एस लेवल की तो दोनों भरी हुई हैं। अरे ये बिल्कुल वही है ना, मूवी हॉल में जाते हैं, मूवी सिनेमा घरों में, तो वहां पर बालकनी है, फिर ऐसा ग्राउंड फ्लोर पे बैठते हैं, फिर आप बालकनी में बैठते हैं ऐसा, तो ये जो बीच का पोर्शन होता है वहां आप बैठते हैं। तो ऐसे ही एस लेवल, पी लेवल हो गया। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी पड़ी हुई हैं? 8। लेकिन उसमें से भरी कितनी है? 4। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो 8 हैं, उनमें से 2 सीट हैं जो एस लेवल की हैं, बाकी 6 सीट्स पी लेवल की हैं। पर इन एलिमेंट्स में हमने देखा कि एस लेवल की कितनी सीट भरी हुई है, तो हमने पाया कि एस लेवल की पूरी सीट भरी हुई है, कोई खाली नहीं है, मतलब वो वहां पर सब बैठे हुए हैं। और पी लेवल में सीट कितनी पड़ी हुई है? 6। लेकिन भरी कितनी है? 2 केवल। अभी भी पी लेवल में कितनी सीट खाली है? 4 सीट खाली है। नाउ आई होप कि ये चीज आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी बस रही है ना? ये बसा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक ग्राफ आपको बना के दिखाने वाले हैं, और वहां से हम इसको समझना स्टार्ट करेंगे। असली जो सेमीकंडक्टर की स्टडी होगी वो उसके बाद से शुरुआत हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो चलिए फिर से एक बार बता दीजिए मुझे, जल्दी से, बातें नहीं, फिर से बताइए मुझे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं? 8 आउटर मोस्ट सेल में। 8 सीट में कितनी सीटें एस लेवल की हैं? 2 सीट्स एस लेवल की हैं। कितनी सीट्स पी लेवल की हैं? 6 सीट्स पी लेवल की हैं। भरी कितनी हम बात नहीं कर रहे हैं, इतनी पड़ी हुई है वहां। अच्छा, भरी कितनी सीट है टोटल? 4। एस लेवल की कितनी सीट भरी हुई है? दोनों भरी है। 2 है उसकी, तो दोनों ही भरी हुई है, एक भी सीट उसकी खाली नहीं है। पी लेवल की कितनी सीट भरी हुई है? 6 है। भरी कितनी है? कहां 4 भरी है? 2 नहीं है, देखो P2 2 ही तो भरी हुई है। देखो आप कंफ्यूजन में आ रहे हो। देखिए, समझिए ध्यान से। टोटल सीट्स कितनी है भाई? 8। ठीक है। अब इस टोटल जो 8 है, इस 8 में 2 सीट है एस लेवल की और 6 सीट है पी लेवल की। है, पर सब में भरी हुई है, सब में लोग बैठे हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ये है की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? इसके बाद फील्ड की बात करते हैं। अब हम फील्ड की बात करते हैं, तो भरी कितनी है? केवल 4 ही तो भरी हुई है। 4 में कितनी सीट किस लेवल की भरी हुई है? एस लेवल की कितनी सीट भरी हुई है? एस लेवल की दोनों में देखो, S2 एस लेवल की दोनों सीट भरी हुई है। पी लेवल की कितनी भरी हुई है? 2 ही पी लेवल की भी भरी है। तो एस लेवल तो पूरा का पूरा फील्ड है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पी लेवल में अभी भी 2 सीट ही केवल भरी हुई है, 6 सीटें हैं टोटल। इसका मतलब पी लेवल वाले में अभी भी 4 सीट, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी भी दिमाग में नहीं चढ़ पाया। आगे, अच्छा, ये तो हो गई। ये अलग अलग जब एलिमेंट्स रहेंगे तो उनके बारे में बात हो गई। अब होता क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके आप जब स्टडी करने जाओगे तो इसका क्या लेके स्टडी करोगे भैया? आंसर है, इसका हम ऐसा एक मटेरियल लाएंगे, सिलिकॉन ले आए, जर्मेनियम ले आए, ऐसा मटेरियल लाएंगे, मतलब इनको हम क्रिस्टल्स को लेकर स्टडी करेंगे। अब अगर हम क्रिस्टल को लेकर स्टडी करेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप एक एटम लेकर स्टडी करोगे। ये मैंने किसकी बात बताई आपको? एक एटम, जब सिंगल एटम होगा सिलिकॉन का और सिंगल एटम होगा जर्मेनियम का, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हमको बोला गया कि सिलिकॉन की स्टडी करनी है, कल सब लोग सिलिकॉन लेके आना या लैब में चलना, सबको सिलिकॉन मिलेगा, उसको स्टडी करेंगे। तो सिलिकॉन का क्या मिलेगा भैया? आपको क्रिस्टल मिलेगा बेटा। आपको ऐसा तो है नहीं कि रात भर हम बैठ के तोड़ेंगे और उसका एक एटम सुबह तक निकाल के आपको पकड़ाएंगे, एक एटम तुम पकड़ो, एक तुम लो, ऐसा तो है नहीं। हम तो जो स्टडी करेंगे
वो क्या, जैसे हम पानी की स्टडी कर रहे हैं तो पानी का एक एटम थोड़ी निकाल के स्टडी करेंगे उसका, हम पानी ले आएंगे एक डब्बे में और उसको स्टडी करेंगे। ऐसे ही हम इसको स्टडी जब करने जाएंगे तो हमको एक मटेरियल मिल जाएगा, बोला जाएगा ये सिलिकॉन है, इसको स्टडी करिए। तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको पूरा का पूरा क्रिस्टल मिलेगा स्टडी करने के लिए। और ये हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, जब वो सिंगल एटम होगा उस समय उसके ये हालात हैं। लेकिन जब क्रिस्टल मिलेगा तो आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम होता, क्रिस्टल मिलता है तो उसमें प्रॉब्लम भैया ये होता है कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ी चीजें साफ कर सकता हूं क्या यहां से, ठीक है, इसका मैं बीच का हिस्सा थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से। देख लीजिए अभी आपने जो स्टडी किया है उसमें क्या स्टडी किया है, अभी आपने स्टडी किया है सिंगल एटम को, कि सिंगल एटम में ये लेवल होते हैं, इतनी सीट वैकेंट है, ये है वो है, सारा स्टडी किया आपने, समझ भी लिया आई होप की। अब क्रिस्टल जो मिलेगा आपको उसमें सिंगल एटम होगा या बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा, वो बहुत सारे एटम्स होंगे। तो जब हम बहुत सारे एटम्स आपस में मिल जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तो एटम इतने नजदीक नजदीक होंगे, उसमें हमने 2 बनाए हैं और भी होंगे आसपास, 1 करोड़ 1 लाख एटम मिलकर के एक क्रिस्टल बन जाएगा। ऐसा जब हम केवल 2 को लेकर आपको समझाते हैं कि जब 2 एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको देखिए, जब सिंगल एटम है तो क्या है, और जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, ये हम क्या बता रहे हैं आपको, क्रिस्टल, ये सिंगल एटम, ये क्रिस्टल। सिंगल एटम में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, आसपास 4 इलेक्ट्रॉन है, बीच के ऑर्बिट हमने बनाई नहीं। अब क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, और इन इलेक्ट्रॉनों का इस न्यूक्लियस के साथ में क्या होगा, आकर्षण। इतने सारे फोर्स काम करते हैं, कब, जब सिंगल एटम आप लेते हैं तो उस वक्त ये उसकी कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन भी लग रहा है, ये सब हो रहा है और उस समय ये उसकी हालात हैं, एनर्जी लेवल्स हैं उसके, ठीक, ओके। अब हमने क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एटम की आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है। तो जब क्रिस्टल बनता है तो कम से कम 2 एटम तो एक दूसरे के नजदीक ऐसा आ ही जाएंगे। जब एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, अब आप खुद सोचकर मुझे बता सकते हैं, इनका देखो आपस का तो इंटरेक्शन हो ही रहा है, आपस में इसका इंटरेक्शन हो रहा है, आपस में इनका इंटरेक्शन चालू है, न्यूक्लियस के साथ भी, अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी। लेकिन जब ये नजदीक आ जाते हैं ना 2 एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करना शुरू कर देता है, ये इसको रिपेल करना शुरू कर देता है, ये इसको रिपेल करना शुरू कर देता है, ये इसको रिपेल करना शुरू कर देता है। आप समझ सकते हैं कितने सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे यहां। ये न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, ये इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचना शुरू कर देगा, और केवल इसको नहीं, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा। इस तरीके से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब तक सिंगल एटम होता है, जब तक सिंगल एटम होता है तो केवल और केवल उसी एटम के आपस के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में ही केवल इंटरेक्शन होता है। उस हालात में उनके एनर्जी लेवल्स इस तरीके के रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब क्रिस्टल बनता है, ऐसे क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया, क्रिस्टल फॉर्मेशन में क्या सिंगल एटम होता है, नहीं। अब आप भी समझते हो कि क्रिस्टल फॉर्म हुआ होगा तो बहुत सारे एटम्स मिले होंगे तो ये इतना बड़ा क्रिस्टल बनेगा। तो बहुत सारे एटम क्या हुए क्रिस्टल में, एक दूसरे के पास पास आए, नजदीक आए। तो अब क्या उनके एनर्जी लेवल अब भी ऐसे ही रहेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अब आपस का इंटरेक्शन तो है ही, बगल में जो एटम है उसके साथ भी अब प्रतिकर्षण लग रहा है, उसके नाभिक के साथ में आकर्षण लग रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को केवल आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें, इस इलेक्ट्रॉन में अपने इलेक्ट्रॉनों और नाभिकों का तो इंटरेक्शन है ही, साथ में बगल वाला जो एटम आ गया ना,
बगल वाले के जितने इलेक्ट्रॉन है उनके साथ भी इंटरेक्शन होने लगा, बगल का जो नाभिक है उसके साथ भी इंटरेक्शन चालू हो गया, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल वही बचेगा जो पहले इस इलेक्ट्रॉन का था? कुछ तो क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ आया? आप खुद समझ सकते हैं। जैसे आप ही हैं, आप अकेले घर में रहते हैं तो जैसा आपकी मर्जी वैसे रहते हैं, समझ रहे ना? हमें सबसे ज्यादा आराम अपने घर में होती है। घर हमारा टूटा फूटा जैसा भी है, सबसे ज्यादा आराम में रहते हैं। अब एक दिन अचानक से 20 लोगों की भीड़ आपके घर में आ गई, फिर कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ना, कुछ तो आपको आप में चेंजमेंट आता है, समझ रहे हैं ना? घर में रहते हैं, अपने घर के पुराने कपड़े पहने, अब 20 लोग आ गए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, आपने थोड़े दूसरे कपड़े निकाल के पहने, आप में कुछ बदलाव आ जाता है। देखिए, सिंपल सी चीज है भाई, समझ रहे हैं ना? घर में रहते हैं तो आप सुबह के नाश्ते में कोई भी चीज खा लेते हैं, लेकिन जब 20 लोग आ गए हैं तो उनके सामने अच्छा नहीं लगता है, फिर हम बढ़िया नाश्ता लेके आते हैं ना। तो ये चीज आप क्या देख रहे हो, सिंगल एटम में और कई सारे एटम्स का एक साथ मिलकर क्रिस्टल बनाना, क्रिस्टल का फॉर्मेशन, दोनों के एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस आ ही जाएगा। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें इसकी, तो पहले इसका एनर्जी लेवल जो था वो ये था। अब क्योंकि बगल में भी एक एटम आ गया, इधर भी एक एटम होगा, इधर भी एक होगा, इधर भी एक होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, तो इसका एनर्जी लेवल क्या वही वाला बना रहेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि इसका दूसरे इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण होने लगा, दूसरे नाभिक से आकर्षण होने लगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अब वो नहीं रह पाएगा जो सिंगल एटम के होने पर था। इसका मतलब है क्रिस्टल फॉर्मेशन में एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो अभी उतनी देर से हम समझा रहे हैं कि टोटल 8 हैं, 2s लेवल के हैं, 6p लेवल के हैं, टोटल भरे कितने हैं, 4, 2s में भरे हैं, 2p में भरे हैं, p में 4 कैसे हैं, खाली हैं। लेकिन जब क्रिस्टल बनेगा तो ये नहीं रह जाएगा, फिर कुछ ना कुछ इसमें चेंज आ ही जाएगा। क्या चेंज आता है, उसके लिए हमने एक ग्राफ स्टडी करना है, एक ग्राफ पढ़ना है। वो ग्राफ से जब आप समझोगे ना, बहुत अच्छा ग्राफ है, उससे जब आप समझोगे तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फिर तो वो ग्राफ हम आज स्टडी नहीं करेंगे, वो ग्राफ अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप कि जो आज आपको बातें बताई गई है वो समझ में आई। ये लास्ट में जो हम बताना चाहते थे वो बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको आया कि कुछ एनर्जी लेवल में तो बदलाव आ ही जाएगा उनके। क्या आ जाएगा? दिस वी विल स्टडी एट द नेक्स्ट क्लास बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।